हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 11th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है वेक्टर्स। ऑलरेडी वेक्टर्स के ऊपर मैंने कुछ क्लासेस ले रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखते हैं और इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब समझिए कॉम्पोजिशन क्या होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक सामान है, वो सामान क्या है, बहुत सारे चीज से मिलकर बना होता है, हम उसे ही कहते हैं क्या, कॉम्पोजिशन। मतलब और भी चीजों से मिलकर बना हुआ एक सामान। तो इसीलिए कॉम्पोजिशन का कहने का सेंस क्या है, एडिशन। तो इसीलिए क्या कह रहा है, जो प्रोसेस है वेक्टर एडिशन का उसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो होप सो आपको यहां पर कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर क्यों कहा जा रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो अगला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट वेक्टर इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल, अब समझिए यहां कह रहा है ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, अगर हम किसी वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो हमारे पास जो गिवन वेक्टर है, सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर ए गिवन है, ए वेक्टर गिवन है। अब जब मैं इस वेक्टर ए को रिजोल्व करूंगा, तो जब इसको मैं रिजोल्व करूंगा तो उस वक्त मुझे क्या करना होगा, इस गिवन वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा। और जब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, इसका मतलब मैं एक जो यहां पर गिवन वेक्टर है उसको तोड़ रहा हूं, है ना। एक जुड़े हुए चीज को क्या कर रहा हूं, मैं ब्रेक कर रहा हूं। लेकिन यहां पर कॉम्पोजिशन में क्या था, कॉम्पोजिशन में था वेक्टर्स का एडिशन। तो यानी एक जगह हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा है ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये जस्ट क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स का। होप सो आपको ये बात भी अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पर जो अगला पॉइंट है, यहां लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब अभी मैंने कहा आपको कि यहां पर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है। अब क्या करना है, इस गिवन वेक्टर ए को स्प्लिट करना है इसके वेरियस कंपोनेंट्स में। तो क्या है, उसी स्प्लिटिंग प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहां पर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो होप सो आपको इतनी बातें जो अभी तक मैंने बताई समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट कह रहा है, यहां लिखा है द वेक्टर्स इनटू विच अ गिवन वेक्टर्स इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। मतलब अभी आपको क्या बताया कि वेक्टर ए हमारे पास कोई गिवन है, जब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर ए को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करके क्या है, मैं इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा। वहां जो वेक्टर्स कंपोनेंट में ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, वो क्या है, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर के फॉर्म में ही रहेगा और उसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। ये किसका कंपोनेंट वेक्टर रहेगा, जो हमारे पास एक गिवन वेक्टर है उसका। चलिए यहां पर जो हमारा एक अगला पॉइंट कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब समझिए यहां पर सपोज हमारे पास क्या है, हमने अभी लेट किया है कि हमारे पास कोई जो गिवन वेक्टर है वो ए है। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे इसके कंपोनेंट वेक्टर्स में, तो वो जो उसका कंपोनेंट वेक्टर होगा ना, वो जिस डायरेक्शन में रहेगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या है, एक इफेक्ट देगा। और वो इफेक्ट क्या होगा, वो जो गिवन वेक्टर होगा उसका होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कोई कौन शो करेगा, वो शो करेगा उसका कंपोनेंट वेक्टर। तो चलिए इतनी बातें क्लियर, तो अब आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। यहां क्या लिखा है, इफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर एंड थीटा इज इट्स इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। अब ध्यान से यहां पर हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या है, हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है आर, जो कि इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। अब ध्यान से, अभी हमने देखा यहां पर टॉपिक क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है जहां तक गया है, अब यहां से इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डॉटेड लाइन खींचकर इसे एक कंप्लीट क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। और अब ध्यान दीजिए मेरे बात को, यहां पर जब जैसे ही हमने यहां पर रेक्टेंगल बना लिया, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यानी हर एक एंगल जब 90 डिग्री का हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ओ आर, यानी जिसका कि यहां पर नाम क्या है, आर वेक्टर,
ये यहाँ पर इस रेक्टेंगल का डायगोनल की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे ये डायगोनल की तरह एक्ट कर रहा है, इस पूरे रेक्टेंगल को क्या ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चूज करेंगे ट्रायंगल OPR। आप इस ट्रायंगल को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंक्लिनेशन है वो एक्स एक्सिस के साथ गिवन है, तो यानी जो हमारे पास डेटा गिवन है वो एक्स एक्सिस के साथ गिवन है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, OPR ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम OPR ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो यानी यहां पर रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का है। इट मींस ये भी 90 डिग्री होगा, यानी अब ये ट्रायंगल जो हमने कंसीडर किया OPR, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस चीज को आप ख्याल रखेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां पर थीटा दिख रहा है हमें, यानी यहां पर जो एक्स एक्सिस है इसका जो यहां पर कॉम्पोनेंट गिवन है एक्स का, यहां पर गिवन है एक्स, स्मॉल एक्स। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्स एक्सिस के लिए मैंने कैपिटल एक्स लिखा है, और यानी यहां पर जो एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर गिवन है हमारे पास वो गिवन है स्मॉल एक्स। इस चीज को आप ख्याल रखें। वहीं पर वाई एक्सिस पर यहां पर कैपिटल वाई लिखा हुआ है वाई एक्सिस के लिए, और यहां पर जो वेक्टर गिवन है ये है स्मॉल वाई। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो हमने कंसीडर किया है, इससे अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। और हम यहां पर जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो है कॉस थीटा। तो चलिए देखें, यहां पर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर जो हमारे पास वेक्टर गिवन है एक्स एक्सिस पर वो है स्मॉल एक्स वेक्टर, है ना, और यहां पर जो हाइपोटेनस के लिए जो वेक्टर गिवन है वो है वेक्टर आर। तो अब हमें क्या है, यहां पर इसके मैग्नीट्यूड से काम है, यानी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल एक्स हो जाएगा, और यहां पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल आर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया बेस का मैग्नीट्यूड हो गया स्मॉल एक्स, तो यहां पर स्मॉल एक्स आ गया, और हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर, तो यहां पर स्मॉल आर आ गया। अब क्या करते हैं, इस आर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा से, तो यानी आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसे अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। अब चलिए, जब हमने cos थीटा निकाल लिया तो अब हम क्या करते हैं, वापस इसी ट्रायंगल को कंसीडर करके sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से, ये पूरा फिगर हमने जोड़कर एक रेक्टेंगल बनाया है। इसका मतलब रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये x था तो ये x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब ध्यान से, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का यहाँ जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमें मिल गया क्या, स्मॉल y, और यहाँ पर हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल r, यानी sin थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा y अपॉन r हो जाएगा। देखिए यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया, y अपॉन r। वापस से r को हम क्या करेंगे, sin थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई r इंटू साइन थीटा। इससे अब हमने क्या कर लिया, सेकेंड इक्वेशन निकाल लिया, है ना। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला, यहां से हमने सेकंड इक्वेशन निकाला। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया वैल्यू क्या, यहां पर जो हमारे पास वेक्टर r गिवन है इसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम क्या है नॉर्मल r भी कह सकते हैं, हमने देखा भी है पीछे, तो इसकी वैल्यू टोटल निकल कर कितनी आ जा रही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप इसे ध्यान में रख लीजिए, आगे अभी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इतना लिख पा रहे हैं, कैसे आखिर हम कह पा रहे हैं कि r का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, अभी बस क्या है आप इसको अपने ध्यान में रखे रहिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहां पर कह रहा है ये जो वेक्टर r है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों होते हैं। इसका मतलब अब इस वेक्टर r का कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू, ध्यान से, टेन थीटा इक्वल टू इसका जो ये y कॉम्पोनेंट है डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट। ध्यान से, यानी अब इस x एक्सिस पर जो वेक्टर था हमारा क्या है, x वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्मॉल x, और इस y एक्सिस पर जो हमारे पास वेक्टर था वो था स्मॉल y, है ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्मॉल y। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये y तो ये भी y, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और इस ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया है, और यहां पर हमारे पास वेक्टर r है, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हम निकाल लेंगे इस वेक्टर r का डायरेक्शन, यानी टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा निकल कर आ जाएगी कितनी, y अपॉन एक्स, यहां कितना हो गया, y अपॉन एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है x और यहां पर लिखा है y। अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर a गिवन था, अगर उस वेक्टर के लिए अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसका x और y कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर ये वेक्टर a है, इसका अगर मुझे x और y कंपोनेंट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे ax या फिर ay, यानी सबस्क्रिप्ट में x और y लगा देंगे जो वेक्टर गिवन है।
तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहां पर दूसरा नोटेशन भी लिख दिया है कि अगर कोई सपोज मान लीजिए आगे जाकर आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि वेक्टर गिवन है ए बी सी डी कुछ भी गिवन है, तो आखिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, यहां पर एंगल निकालने के लिए या किसी भी चीज में। तो आप ध्यान रख लीजिए यहां पर जो हमारा y कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वाई से, x कंपोनेंट को ए एक्स से। सपोज मान लीजिए फोर्स के टर्म में गिवन होगा, f वेक्टर हमारा गिवन होगा, तो उसका जो y कंपोनेंट होगा f ऑफ y लिख सकते हैं और उसका x कंपोनेंट f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम क्या है डिनोट कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको क्या किया यहां पर बता दिया है। तो चलिए अभी हमने जो देखा कि r वेक्टर का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है वो कितना आ गया है, √x² + y²। तो ये कैसे आया है, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं डेरिवेशन देखते हैं डिटेल में। अब चलिए वापस से हमारे पास वही फिगर है, हमने उसी फिगर को ले लिया पीछे से कॉपी करके यहां पर। अब क्या करना है, हम यहां पर डिराइव करेंगे कि इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकल कर आ रहा है, √x² + y²। तो चलिए देखते हैं, यहां पर वापस से कंसीडर करेंगे हम उसी ट्रायंगल को, OPR ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हमने पीछे देख लिया है, और यहां पर क्या है एंगल थीटा गिवन है। तो अब ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी OR का स्क्वायर, हमने लिख लिया OR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर PR, तो यानी PR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, यहां हमने लिख लिया। अब जो जो यहां पर वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं उन्हें खाली क्या करेंगे, हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब चलिए, यानी x एक्सिस पर यहां पर क्या कौन सा वेक्टर गिवन था, स्मॉल x वेक्टर, यानी स्मॉल x वेक्टर के लिए हमने क्या कर लिया, यहां पर हमारे पास OP है, तो OP की जगह हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या रख लिया, स्मॉल x, और उसका कल क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया। बीच यहां पर हमने क्या कर लिया, प्लस लिख दिया। उसके बाद यहां पर y एक्सिस पर ध्यान दीजिए, इस y एक्सिस पर हमारे पास जो वेक्टर गिवन है वो है y वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल y, और रेक्टेंगल है तो यानी ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, और इस ट्रायंगल का ये साइड है तो यानी ये y हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, y वेक्टर, यानी y वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल y, तो यहां पर PR की जगह क्या करेंगे, स्मॉल y पुट कर लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने पीछे निकाला था वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकाली थी, r कितना निकाला था, r cos थीटा, और यहां पर y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, y की वैल्यू हमने निकाली थी r sin थीटा। तो क्या करेंगे, वही वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, r cos थीटा, और y की जगह पुट कर दिया r sin थीटा। सबका होल स्क्वायर है इसीलिए सबका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए r यहां भी दिख रहा है, r यहां भी दिख रहा है, दोनों से r क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसीलिए क्या हो जाएगा, r², और यहां पर क्या बच जाएगा, cos² थीटा, और यहां पर बच जाएगा sin² थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो हमने पता है कि ये एक आइडेंटिटी बनकर आ गई। sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी 1 × r² कितना हो जाएगा, r², और r² के ऊपर अंडर रूट लगा है, यानी इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कितना वैल्यू निकल कर आ जाएगा, सिर्फ r। और आप ध्यान दीजिए, यानी r = r प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो हमने ये लिखा है रिलेशन r = √x² + y², क्या है, ये सही चीज लिखी है हमने। और यहां पर जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे दिखाया था वो यहां से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए ये तो हमने कर लिया, अब मैं क्या करता हूं, आपको दूसरे तरीके से भी इसको निकाल कर दिखा देता हूं। अब चलिए वापस से हमने उसी फिगर को कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ लगाएंगे, और यहां से हम देख लेंगे कि जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला है r = √x² + y², वही रिलेशन यहां से भी हम निकाल कर दे देंगे। चलिए यहां पर क्या देखा था हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बाकी दो साइड्स के सम के बराबर। तो चलिए वही होगा ना, r वेक्टर जो होगा x वेक्टर प्लस y वेक्टर के सम के बराबर होगा, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब ध्यान से, पैरेललोग्राम लॉ से हमने क्या फॉर्मूला देखा था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हमने फॉर्मूला देखा था √x² + y² + 2xy cos थीटा। ध्यान से, यहां पर जो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है वो है स्मॉल x वेक्टर और दूसरा स्मॉल y वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में जो एंगल बना रही हैं वो है 90 डिग्री। अब ध्यान से, हमारे पास x वेक्टर का जो यहाँ मैग्नीट्यूड होगा हम उसे स्मॉल x ले लेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल y वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्मॉल y ले लेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम खाली ये जो हमारे पास फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ से हमने देखा था उसमें क्या है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो यानी x वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल x, उसका होल स्क्वायर प्लस
y वेक्टर का मैग्नीट्यूड y यानी स्मॉल y का होल स्क्वायर प्लस 2xy इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आ गया, आप थीटा की जगह आ गया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, कितना है 90 डिग्री। अब ध्यान से कॉस 90 डिग्री भैया कितना होता है 0, यानी 0 से पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कंप्लीट 0, तो यानी कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 का होल अंडर रूट, है ना। तो यानी 0 को आप इनसे ऐड कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना निकल कर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जो हमने ऊपर निकाला हमने क्या यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी निकाल लिया। तो चलिए सब कुछ जब हो गया तो अब आगे चलते हैं। अब चलिए हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट इज टाइड टू रिवर बैंक विद रोप्स एज शोन इन फिगर। यहां पर फिगर बना हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन बोट इज शोन इन फिगर। यहां पर क्या है, जो रस्सी से बोट बंधा है उस रस्सी के द्वारा जो बोट पर फोर्स लगाया जा रहा है वो यहां पर क्या है दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है व्हाट आर एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर्स। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो हमारे पास गिवन फिगर है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर जो ये बोर्ड दिख रहा है इस पर क्या है रोप बंधा हुआ है और ये रोप क्या कर रहा है इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है। यहां पर जो F1 वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उस फोर्स का वो दिया है 40 न्यूटन। वहीं पर दूसरा जो F2 फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड दिया है वो दिया है 30 न्यूटन। और दूसरी बात यहां पर एक कॉमन एक्सिस है, इस एक्सिस से ये वाला फोर्स जो है वो कुछ टिल्ट है 45 डिग्री पर और यहां पर ये वाला फोर्स जो है कुछ 37 डिग्री पर टिल्ट है। अब हमें क्या बोल रहा है, इन दोनों फोर्स का हमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकाल कर बताओ। तो ध्यान से अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस F1 वाला केस लेते हैं, उसके बाद हम F2 वाला केस लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए आप ये बात कि यहां पर ये एक्सिस गिवन है, इस एक्सिस से हमारा ये एक फोर्स गिवन है वो है क्या F1। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा फोर्स गिवन है F1 फोर्स। उसके बाद क्या कर रहा है, इस एक्सिस से ये फोर्स जो है कुछ 45 डिग्री पर टिल्ट है। तो अब क्या करना है, हमें खाली क्या करना है रिजॉल्व करना है। तो अब जो मैं बात बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए, अभी हमने पीछे देखा क्या कि जिस एक्सिस से एंगल बना होता है वो जो फोर्स रिजॉल्व होता है या फिर कोई भी वेक्टर गिवन है वो जो रिजॉल्व होता है इस एक्सिस से वो जो वैल्यू देता है वो देता है कॉस थीटा का, और उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी देखा था ना हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, कितना आया था आर कॉस थीटा। हमारे पास वेक्टर था आर और एंगल क्या था एक्स एक्सिस के साथ बना था, मतलब उसी एंगल पर जिस एक्सिस से बना है वो क्या दे रहा था आर कॉस थीटा एक्स की वैल्यू, और वहीं पर वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर वैल्यू दे रहा था वो दे रहा था आर साइन थीटा। तो वही काम हमें यहां करना है, आर वेक्टर की जगह यहां पर F1 वेक्टर दिया हुआ है, थीटा की जगह 45 डिग्री दिया हुआ है। एक बार इस एक्सिस के हेल्प से और इस बार इस एक्सिस के हेल्प से हमें क्या करना है इस F1 को रिजॉल्व कर लेना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर F1 का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो कुछ दिया हुआ है हमारे पास 40 न्यूटन। तो अब कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करेंगे सिंपली यहां पर एक इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको इस एक्सिस के अलोंग और एक बार इस फोर्स को इस एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर इस एक्सिस के अलोंग जो ये फोर्स निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा F1 इंटू कॉस थीटा। यही तो हमने देखा था ना, एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी थी आर इंटू कॉस थीटा। तो यानी आप ध्यान दीजिए F1 का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 40 और यहां पर है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 डिग्री, और यहां से कितना आ जाएगा 40 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगा 20√2 और यहां पर फोर्स का ही कंपोनेंट यहां टूटेगा तो यानी ये भी तो एक फोर्स वेक्टर ही होगा, यानी इसका क्या है यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो चलिए यहां पर हमने इस एक्सिस के अलोंग तो F1 को क्या कर लिया रिजॉल्व कर लिया। अब इस एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे रिजॉल्व। तो अब ध्यान दीजिए इस एक्सिस के अलोंग जो फोर्स आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा F1 इंटू साइन थीटा, है ना, क्योंकि y वेक्टर का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा था y का वो कितना आ रहा था y इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी हमने डेरिवेशन में देखा है निकाल कर पीछे ही। तो वापस से अब क्या करेंगे, F1 की वैल्यू हमें पता है कितना मैग्नीट्यूड गिवन है 40 और यहाँ पर साइन थीटा कॉमन रहेगा दोनों ही केस के लिए। थीटा कितना है 45 डिग्री, यहां पुट कर देंगे 45 डिग्री। अब ध्यान से वापस से यहां 40 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू कॉस 45 डिग्री के बराबर ही होती है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। तो यानी वापस से ये भी कटकर कितना आ जाएगा 20√2 न्यूटन। होप सो जो मैंने किया है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब चलिए यहां पर अब हमारा जो अगला केस है वो F2 वाला केस है। अब ध्यान से वापस से एक्सिस यही है, हमने ये एक्सिस ले लिया। अब ये जो वेक्टर है F2 हमने क्या कर लिया, यहां पर इस वेक्टर F2 को ले लिया और कितना एंगल पे टिल्ट है 37 डिग्री पर। अब ध्यान से F2 की जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितनी गिवन है 30 न्यूटन। जो हमने ऊपर किया एज इट इज यही काम यहां भी करना है ना। अब ध्यान दीजिए जिस एक्सिस के साथ वो जो वेक्टर है वो एंगल बनाता है उस एक्सिस के पास क्या कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और उसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है, साइन थीटा होता है। हमने पीछे देखा ही है। तो वापस से ये जो एक्सिस है इसके साथ 37 डिग्री बन रहा है वेक्टर और उस एक्सिस के बीच में, यानी इस एक्सिस पर अगर हम इस फोर्स F2 को रिजोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा F2 कॉस थीटा। ध्यान से अब ध्यान दीजिए यहां पर F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मैग्नीट्यूड में 30 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस एंगल कितना गिवन है 37 डिग्री। अब जो बात मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, यहां पर इस ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं आप उस काम को कीजिए, इस ट्रायंगल को आप याद ही कर लीजिए। और कैसे याद कीजिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 37 डिग्री है और एक एंगल 53 डिग्री है। तो अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, 3, 4, 5 आपस में एक ट्रिपलेट होता है जो कि क्या है यहां पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या है इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहां पर 37 डिग्री है, 37 डिग्री इन सभी एंगल्स में सबसे छोटा है। 90, 53 और 37 इन तीनों में देखेंगे तो 37 डिग्री सबसे छोटा है और 37 डिग्री के सामने वाला साइड का जो यहां पर वैल्यू है वो है 3, जो कि 3, 4, 5 ये जो ट्रिपलेट है इसमें सबसे क्या है छोटा है, यानी छोटे एंगल के सामने वाला साइड का जो वैल्यू है वो है सबसे छोटा यानी 3। उसके बाद 90 डिग्री को छोड़िए, अगला एंगल क्या है 53 डिग्री। 53 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो है क्या 4। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या है 5, यानी जो सबसे छोटा एंगल उसके सामने का जो साइड है वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने का जो साइड है वो सबसे बड़ा, यानी 53 बीच में आता है तो यानी उसके सामने का साइड का कितना हो जाएगा वैल्यू 4। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। और उसके बाद जब हमें सब कुछ पता है तो जो भी एंगल गिवन है उस एंगल पर हम इजिली क्या है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद कॉस 37 डिग्री का वैल्यू इस ट्रायंगल से हमें निकालना है। 37 डिग्री ये रहा। एंगल जिस एक्सिस से बनता है वो क्या होता है उसका बेस। ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पता होगा, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर ये है हमारा बेस और यहां पर ये हो गया अपना हाइपोटेनियस, यानी 37 डिग्री के लिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। तो यहां कितना हो जाएगा 4/5। 5 से ये 30 कट गया 6 टाइम्स, यानी 6 इंटू 4 हो जाएगा कितना 24 न्यूटन। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया इस नॉर्मल एक्सिस से। उसके बाद अब क्या है अगला एक्सिस जिसके साथ ये एंगल नहीं बन रहा है, यानी अब इस एक्सिस के साथ ये वाला एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर है। तो यानी जब हम इस फोर्स F2 को रिजॉल्व करेंगे इस वाले एक्सिस के साथ जो हमने क्या है इमेजिनरी लाइन से यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो यहां पर बन जाएगा ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा F2 साइन थीटा, है ना। यही तो हमने अभी पीछे डेरिवेशन में भी देखा था। तो यहां पर ये हो जाएगा कितना F2 की वैल्यू दे रखी है अपनी 30, तो यहां लिख लेंगे 30 इंटू साइन थीटा, यानी साइन और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 37 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 30 इंटू साइन 37 डिग्री, वापस से इस ट्रायंगल पर आइए। 37 डिग्री यानी थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड है तो 5, यानी यहां जो वैल्यू हो गई साइन 37 डिग्री की वो हो गई 3/5। वापस से 5 से ये 30 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा कितना 18 न्यूटन। और हमें यही तो रिजॉल्व करना था। यहां पर एक और बात आप ख्याल रखिए, यहां पर जो ये हमने सब कुछ निकाला है ये निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हमसे कोई डायरेक्शन भी पूछ ले क्या बोलते हैं इस मैग्नीट्यूड के सामने का, तो आप ध्यान दीजिए ऊपर जब हमने F1 के लिए निकाला तो दोनों ही केस में वो पॉजिटिव था, लेकिन F2 के केस में जो ये वाला एक्सिस है ये तो ठीक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, लेकिन ये वाला एक्सिस जब रिजॉल्व होगा तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट है। इसका मतलब F2 के केस में जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। लेकिन यहां पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, वो तो हमने देखा ही है। तो होप सो जो मैंने आपको बताया आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉक्स ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन
weight of an object act in vertical direction. Consider x and y axis parallel and perpendicular to incline. What are x and y components of वेट W ऑफ बॉक्स? अब ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है जिसके ऊपर क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ, और इसका वेट जो बोल रहा है वो क्या है, एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ध्यान से, और उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां पर हमें लेने बोल रहा है एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलरली। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दिया हुआ है क्या, ये जो हमारे पास इंक्लाइन बॉक्स है उसका जो कुछ एंगल गिवन है थीटा, उस पर क्या है, ये बॉक्स इंक्लाइन है। तो अब यहां पर एक चीज पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्या है, हम यहां पर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि रिजॉल्व करने से पहले हमें क्या है, एंगल देखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है, क्योंकि एंगल के बिना हम रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दिया है थीटा एंगल। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसका जो वेट है वो क्या गिर रहा है, वो गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी परपेंडिकुलरली नीचे गिर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इस वेट को मैंने नीचे यहां ड्रॉ कर लिया, तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक वाला, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ये हो गया क्या, थीटा। यानी अब यहां पर 90 डिग्री आते हैं, ये ट्रायंगल बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल थीटा, तो अगला एंगल क्या हो जाएगा, अगला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ध्यान से, अगला एंगल कितना हो गया हमारा, 90 माइनस थीटा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो एक्सिस है इसे हमें बोल रहा है आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, और यहां पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके इसे ले लीजिए वाई एक्सिस। ऊपर दिया है ना साइन, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे। तो हमने जब इसको नीचे ड्रॉ किया, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो वेट वाला लाइन है वो क्या हो रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल यहां पर क्रिएट कर दे रहा है। लेकिन तभी ध्यान दीजिए कि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और वो यहां बोला भी है क्या, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। मतलब एक एक्सिस पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है, यानी इस पैरेलल एक्सिस पर ये वाला एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों एक्सिस के बीच जो टोटल एंगल बन रहा है वो बन रहा है कुछ 90 डिग्री का। यानी जिसमें से 90 डिग्री में से ये एंगल तो भैया हो गया 90 माइनस थीटा, तो यानी रिमेनिंग एंगल कितना बचा, रिमेनिंग एंगल बच गया अपना थीटा। तभी तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। यानी जो अब हमारा वाई एक्सिस और ये जो वेट वाला लाइन है उसके बीच का जो एंगल बन गया वो मिल गया हमको क्या, थीटा। अब इसी का यूज करके अब क्या करना है, हमें इस वेट को रिजॉल्व कर लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अब ध्यान से, यहां पर हमारा वेट है और हमें पता है वेट जो होता है वो m इंटू जी के बराबर होता है। आपने देखा भी होगा क्लास 9-10 में, है ना। चलिए, उतना अभी हमें कुछ सोचना नहीं है, आप W भी लिखेंगे तब भी चलेगा, W इक्वल टू mg लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हमें क्या करना है, मेन हमारा जो मोटो है वो है रिजॉल्व करना। यानी वापस से हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है वेट, और ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है ये वाई एक्सिस का लाइन। यानी अब इस एक्सिस का जो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा इस वेक्टर के साथ वो आ जाएगा कुछ कॉस थीटा, यानी W है तो ये हो गया कितना, W कॉस थीटा। ध्यान से, यानी अभी हमने देखा स्टार्टिंग में भी डेरिवेशन में, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसके साथ जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉस थीटा। अब यानी जो जिसके साथ एंगल बना वो तो कॉस थीटा आ गया, और जिसके साथ नहीं बन रहा है उसके साथ क्या आ रहा है साइन थीटा। लेकिन ये फोर्स या वेट कुछ भी बोल लीजिए, यही रिजॉल्व हो रहा है ना दोनों एक्सिस पर, मतलब इसके साथ जो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आगे लग जाएगा खाली, है ना। चलिए, यहां पर हो गया इस एक्सिस के साथ W cos थीटा और इस एक्सिस के साथ हो गया वैल्यू W sin थीटा। और अब ध्यान से, यहां पर तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, लेकिन अब डायरेक्शन की बात करेगा तो देखिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहां पर जो हम W को रिजॉल्व कर रहे हैं इसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो भैया पॉजिटिव ही रह जाएगा। और हमने क्या कर लिया, दोनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों रिजॉल्व कर लिया, जिसमें से एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव W साइन थीटा और यहां पर वाई कंपोनेंट नेगेटिव W कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आप इस W की जगह mg से रिप्लेस भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहां पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द शोर लाइन इज 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर टू शोर। अब ध्यान से, अब क्या बोल रहा है यहां पर,
एक आदमी है जो बोट को क्या है, कितनी स्पीड से ले जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए, ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अब चलिए, ये बात जब आपको पता होगी और मैंने समझा भी रखा है, तो यहां हमने देखा था उस वक्त भी क्या कि हर एक यहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, इन सब के बीच का जो एंगल क्या है, 45 डिग्री डिवाइड है। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखें तो कंप्लीट एंगल क्या है, 90 डिग्री है, लेकिन बीच से ये लाइन पास हो जाता है, इसीलिए क्या है, यहां पर ये डिवाइड कर देता है दोनों एंगल को 45 डिग्री में। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इस क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर बोला है बोट क्या है, बोट जो है अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलिए, यहां पर जब ये बोट जा रहा है तो इस ईस्ट डायरेक्शन से ये कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने यहां पर 45 डिग्री निकाल लिया। दूसरी बात, अब बोल रहा है जो शोर लाइन है वो क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट में है। कितने डिग्री पर, 15 डिग्री पर। मतलब अगर हमारा ये एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन से हमारा जो बोट है वो कुछ क्या बोलते हैं, 45 डिग्री पर है और स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी बेस लाइन से ये जो शोर है वो कुछ 15 डिग्री टिल्ट है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा मेन वेक्टर है ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला, जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। इस वेक्टर का इस शोर लाइन के साथ जो टोटल एंगल अब बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, क्योंकि हमको इस शोर लाइन के अलोंग ही क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस शोर लाइन को बेस लाइन मान लेता हूं इस गिवन वेक्टर के लिए, तो ये बन गया इसका क्या, एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस बन गया। तो अब इसका वाई एक्सिस कहां है, ये लाइन कुछ इस तरह है, तो वाई एक्सिस कुछ क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बनेगा, कुछ वाई एक्सिस इसका यहां पर आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा वेक्टर है जिसका की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, अब इसका इस शोर लाइन जो कि यहां पर एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, इसके साथ ये टोटल एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। अब ध्यान से, अब हमने देख लिया कि यहां पर इस शोर लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो यहां आ जाएगा और ये यहां पर वाई एक्सिस का काम कर जाएगा। तो अब क्या करना है, यहां पर एंगल भी हमें मिल गया, एक्स एक्सिस के साथ कितना हो गया टोटल 60 डिग्री, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है वेक्टर का। तो अब क्या करेंगे, खाली से रिजॉल्व कर देंगे। अब ध्यान से, यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर अलोंग शोर, यानी यहां पर हमें वी पैरेलल निकालना है शोर के अलोंग। अब ध्यान से, जिसके साथ यहां पर एंगल बन रहा है उसके साथ कौन सा थीटा आता है, कॉस थीटा। तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे हम क्या, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर टोटल एंगल कितनी है, टोटल एंगल है अपनी भैया 60 डिग्री। अब ध्यान से, उसके बाद यहां पर खाली वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है, आप इसको खाली कैलकुलेट कर लीजिएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करके 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, वहीं पर अब क्या करना है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू शोर, यानी वी परपेंडिकुलर निकालना है। तो वी परपेंडिकुलर निकालने के लिए अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें रिजॉल्व करना होगा इसी वेक्टर को। एंगल तो एज इट इज वही रहेगा, तो यानी इसके अलॉन्ग हमें कितना मिल जाएगा, साइन थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहां पर मैग्नीट्यूड तो भैया 10 गिवन ही है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था निकालने के लिए, हमने क्या किया, दोनों वेलोसिटीज निकाल लिए, एक वी पैरेलल और एक वी परपेंडिकुलर। यहां पर कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। होप सो यहां जो मैंने आपको समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। ऑलरेडी हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन यहां पर यूनिट वेक्टर की हेल्प से यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, जो वेक्टर होता है उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, उसको डिवाइड कर देंगे हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो वो क्या दे देगा, अपना एक यूनिट वेक्टर दे देगा। चलिए, यहां पर जहां जो वेक्टर का क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, अगर उसे हम यहां पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या है, उसी वेक्टर को वापस से दे देगा। तो होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये चीज ऑलरेडी हमने पहले भी देखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है, सपोज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी बोल रहा है यहां पर जो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है वो एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यहां पर जो फोर्स वेक्टर है जिसको कि हम एफ क्या है, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू 20 इंटू यहां पर ए कैप लिखा हुआ है और यहां पर यूनिट क्या हो गया, न्यूटन।
ध्यान से यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जगह 20 की वजह 20 लिख दिया, और यहाँ पर जो ए कैप है ये दिखा रहा है यहाँ पर डायरेक्शन, तो यानी डायरेक्शन की जगह हमने ए कैप यूज कर लिया, और यूनिट तो भैया फोर्स का न्यूटन होता है, तो यहाँ पर एज इट इज न्यूटन लिख दिया। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन इन स्पेस। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं इसका जो पर्पस होता है वो होता है रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन को स्पेस में। चलिए इतनी बातें तो हम पहले भी जानते थे, अभी भी देख रहे हैं। चलिए वापस से अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अ यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। अब बोल रहा है जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक डायमेंशनलेस वेक्टर होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आता है, जिसका मैग्नीट्यूड निकल कर आता है यूनिटी यानी 1। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए जो इस यूनिट वेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा था कि आपको समझाना है वो ये पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं इस पॉइंट में क्या कह रहा है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स I, J, K whose directions are parallel to coordinate axes x, y and z axis respectively। अब ध्यान से, अभी हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर का हम किस पर्पस से यूज कर रहे थे, हम इसका पर्पस से यूज कर रहे थे डायरेक्शन दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस में। ध्यान से, अब बोल रहा है जो हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस में उसके लिए यहां पर 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं हम। पहला आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा के कैप। और यहां पर आई कैप से हम जिस एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे वो है एक्स एक्सिस, वहीं पर वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप का यूज कर रहे हैं, और जेड एक्सिस के लिए हम यहां पर के कैप का यूज कर रहे हैं। ध्यान से, ये तो हो गया हमारा क्या, जब हमारा 3 कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम हो गया। लेकिन अगर 2 कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम होगा तो वहां से ये के कैप गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से ये जेड एक्सिस गायब हो जाएगा, खाली एक्स वाई एक्सिस रहेगा। चलिए अगर किसी को डाउट हो रहा है कि z को क्यों गायब कर रहा है, तो चलिए z को रखिए, तो यहां पर कोई x हट जाएगा, फिर yz कोऑर्डिनेट होगा। या फिर अगर आप यहां पर x हटा दीजिए तो yz कोऑर्डिनेट तो देख लिया हमने, y हटा लीजिए तो फिर xz कोऑर्डिनेट, मतलब यहां पर कोई 2 ही प्लेन रह जाएगा। अगर हम 2D की बात करेंगे और 3D की बात करेंगे तो यहां पर तीनों एक्सिस रहेंगे, और तीनों एक्सिस के लिए यहां पर जिन यूनिट वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं वो क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसे आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप एक बार इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को भी देख लें, चाहे आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कोई सोच रहा है यहां पर एक्स एक्सिस लिखा है, यहां पर वाई एक्सिस कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर जो यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं उससे उसी एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आई कैप से एक्स एक्सिस के लिए यहां पर आई कैप लिखा है तो ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और यहां पर देखिए आई कैप यहां पर लिखा है, मतलब इसके लिए अब एक्स एक्सिस ये हो गया। तो बस आपको इन्हीं सब चीज का ख्याल रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त भी। तो होप सो अब आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब ध्यान से, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। यही टॉपिक हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख रहे थे। लेकिन अब इसी टॉपिक को हम देख रहे हैं किस केस में, यूनिट वेक्टर के केस में। अभी हमने देखा ना आई कैप, जे कैप, के कैप, उस केस में क्या है, अब इस टॉपिक को हम देख रहे हैं। अब ध्यान से, यहां पर जब बोल रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात, तो यहां पर क्या है, रेक्टेंगल तो 2D का फिगर है, मतलब अब हमें यहां पर 2D प्लेन की बात करनी है। चाहे आप XY प्लेन की बात कर ले, YZ प्लेन की बात करें या फिर XZ प्लेन की बात करें, लेकिन यहां पर रहेगा तो भैया सिर्फ 2 ही प्लेन। तो चलिए यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है X प्लेन और यहां पर Y एक्सिस, है ना। पहला हो गया X एक्सिस, दूसरा हो गया क्या, Y एक्सिस। अब ध्यान से, यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने जो वेक्टर लिया है वो है एक्स वेक्टर, यानी स्मॉल एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वहीं पर वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लिया है मैंने वो लिया है वाई वेक्टर, जिसे कि मैंने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। अब ध्यान से, यहां पर जो एक्स वेक्टर है इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा स्मॉल एक्स, और यहां पर जो वाई वेक्टर है इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा स्मॉल वाई। लेकिन अब ध्यान से, ये जो वेक्टर है एक्स वेक्टर वो अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के लिए अभी हमने देखा किस यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आई कैप का। तो मतलब यहां पर इस एक्स वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड हो गया स्मॉल एक्स हो गया, और यहां पर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आई कैप को। उसी तरह यहां पर वाई वेक्टर के साथ वाई इंटू जे कैप को लगा देंगे। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हमने क्या देखा था, वेक्टर लॉ एडिशन से क्या जो यहां पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो बाकी 2 वेक्टर्स के सम के बराबर होता था। तो उसी तरह अब ध्यान से, यहां पर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अभी हम देख लिए हैं कि उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू √x² प्लस y², और इस केस के लिए भी यही मैग्नीट्यूड रहेगा। चलिए देख लीजिए एक बार, यहां पर लिखा है एक्स वेक्टर। इस एक्स वेक्टर को अब हम यूनिट वेक्टर के सेंस में कैसे लिख सकते हैं, x इंटू आई कैप प्लस यहां पर प्लस, और यहां पर y
क्या है, वेक्टर दिया हुआ है, तो इस y वेक्टर को क्या है, यूनिट वेक्टर के सेंस में कैसा लिख देंगे, y इंटू जे कैप। अब ध्यान से यहां पर जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो यानी हमें यहां पर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। जो यहां पर जो वेक्टर गिवन है ना आर वेक्टर, इसके साथ जो यहां पर एक्स एक्सिस का वेक्टर गिवन है, यहां पर जो वाई एक्सिस का वेक्टर गिवन है, हमको खाली इसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। तो यहां पर इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसके मैग्नीट्यूड को लिया तो हमने वाई स्क्वायर हो गया और इसका अंडर रूट कर देंगे। और एक बात, जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे, जब हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, कि यहां पर आई कैप को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, या फिर आई कैप को किसी दूसरे जे कैप या के कैप के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वहां से थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगी आपकी। बस आप अभी इतना ही समझिए, क्या बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो जो हमने पीछे देखा था फॉर्मूला एज इट इज, उसी फॉर्मूले से इनका मैग्नीट्यूड भी निकलेगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर अभी हमने क्या देख लिया 2D के लिए, और अब यहां का पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं 3D के लिए। अब ध्यान से 2D में खाली 2 ही प्लेन एग्जिस्ट कर रहा था, चाहे कोई भी 2 प्लेन एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन यहां 3D के लिए तीनों प्लेन एग्जिस्ट कर जाएंगे। और यहां पर जो वेक्टर का फॉर्म होगा वो होगा कुछ x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। अब ध्यान से जैसे हमने 2D के लिए यहां पर मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह यहां पर 3D के लिए भी सेम मैग्नीट्यूड निकलेगा। वापस से देखिए, यहां पर जब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर एक बढ़ गया तो इसलिए यहां पर जेड स्क्वायर आ गया। होप सो बातें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, और वो कैसे गिवन है देख लीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पर ए एक्स ए वाई और ए जेड यहां पर सभी क्या है, एक्स वाई जेड सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं। यहां पर ये दिखा रहा है इस वेक्टर ए का एक्स कोऑर्डिनेट को, ये दिखा रहा है वाई कोऑर्डिनेट को, ये दिखा रहा है जेड कोऑर्डिनेट को। होप सो बातें आपको सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर का हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो गिवन वेक्टर है उसको न्यूमरेटर में ही रखते थे और डिवाइड कर देते थे उस गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो वही काम यहां कर लेंगे। तो हमारा ए वेक्टर जो दिया हुआ है, हम यहां पर ए वेक्टर पूरा लिख लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड एज इट इज यहां पर निकाल लेंगे, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। और अभी हमने पीछे देखा भी है ना 3D और 2D के लिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कैसा फॉर्म रहता है। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। होप सो मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।